देखिए छात्रों, आज हम 14वां गद्य पाठ व्यापारी हिंदी में ये जो 14वां गद्य पाठ जो है पल्लवन एक एकांकी है और उसके लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी जो है उसे आज हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर यह जो तस्वीर या जो फ़ोटो है वह डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का फ़ोटो है, यानी लेखक है। अब दयानंद तिवारी जो है उनका संक्षेप में हम परिचय यहाँ पर देखेंगे। उनका जन्म जो है वह 1 अगस्त 1962 को हुआ। उनका जन्म स्थान जो है वह रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ है। पिता का नाम श्री रामचंद्र तिवारी, माता का नाम श्रीमती कर्मा देवी, पत्नी का नाम श्रीमती रीता देवी था। उनकी शिक्षा जो है वह मुंबई विश्वविद्यालय से एमए हिंदी व शिक्षा शास्त्र, मानव संसाधन व मास्टर ऑफ सोशल वर्क बीए पीएचडी डिलीट आगरा से ये डिग्री उन्होंने ली है। अब वे कार्यरत SIS कॉलेज में शिक्षक के पद पर वे अभी कार्यरत है। उनकी विशेष उपलब्धियां इस प्रकार की हैं। सदस्य मुंबई विभागीय बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल सदस्य, पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति, महाराष्ट्र शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र शासन राष्ट्रीय चैनलों पर पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं में संभावित आकाशवाणी मुंबई से नियमित वार्ताएं, विदेशों में भी कई संपादकीय विभाग में संलग्न, देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में 200 से अधिक आलेख प्रकाशित किए हैं। अब यहाँ उनकी विशेष उपलब्धि आप लोगों ने देख ली है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है वह साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी कहानी, विविध आयाम, कनिष्ठ महाविद्यालय के विद्यार्थी में चरित्र निर्माण की समस्या व समाधान, काशी के अनुभव, काशी और शंकराचार्य, हिंदी व्याकरण, ये उनकी अलग अलग रचनाएं हैं। अब उनने कौन कौन से सम्मान मिले वह देखिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महादेवी साहित्य सम्मान, छत्रपति शिवाजी आदर्श शिक्षक सम्मान, आर्यभट्ट साहित्य शिखर सम्मान, आचार्य रामचंद्र शास्त्री मयक शिक्षक सम्मान, महाराष्ट्र आदर्श शिक्षक सम्मान, आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी समीक्षा हिंदी साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र शासन कॉलेज ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि, विद्यासागर विक्रमशील हिंदी विद्यापीठ, कई राष्ट्रीय सम्मान, इस प्रकार के कई सम्मान उन्होंने पाए हैं। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह इस प्रकार की है। साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि उनकी कृतियाँ हैं। एकांकी, हिंदी साहित्य में एकांकिका का विशिष्ट स्थान है। एकांकिका को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जाता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकिका की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। संक्षेप में अभी यह पल्लवन जो है वो एक एकांकी विधा है। पल्लवन का अर्थ भी हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन ये एकांकी क्या होती है यह बात यहाँ पर उन्होंने समझाई है। यानी एकांकिका को सरल भाषा में हम नाटक का लघु रूप कहते हैं। जो नाटक होता है जो 3 अंकों का 4 अंकों का होता है उसका जो लघु रूप है
वह यानी एकांकिका है। और उसमें जीवन का किसी भी एक प्रसंग लिया जाता है, अंश लिया जाता है और उसे विस्तारित रूप से उसे बताया जाता है, प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसे यानी ये एकांकिका की विशेषता है। अब यह पाठ परिचय जो है उसे हम देखेंगे। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। अब पिछले साल आप लोगों ने हिंदी और रोजगार, इसमें हिंदी को लेकर किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं, इन बातों को आप लोगों ने देख लिया है। उसी प्रकार यह व्यावहारिक हिंदी में यहाँ पर यह पल्लवन लिया गया है। अब यहाँ पर यह पाठ परिचय यानी यह जो एकांकी विधा है, इसमें उन्होंने साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को एक उत्तम साहित्यकार का लक्षण मान लिया गया है। अब यह पल्लवन किस प्रकार किया जाता है, उसकी विशेषता क्या होती है, पल्लवन में क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को एक विस्तारित रूप से और बहुत ही आसान तरीके से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास इस पल्लवन में या इस एकांकिका में डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने ये किया है। अब यह पल्लवन शब्द जो है वह पल्लवन शब्द का अर्थ हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पल्लवन का अर्थ, शब्दशः अर्थ अगर हम लेते हैं तो उसका अर्थ होता है विस्तार करना, यानी विस्तार, यानी संक्षेपण के विरुद्धार्थी शब्द। संक्षेपण यानी संक्षेप। कई बार देखिए मैं भी कहता हूँ, देखिए पाठ का सार मैं अभी आपके सम्मुख संक्षेप में रखता हूँ। संक्षेप में यानी बिल्कुल कम, उसे संक्षेपण करने की क्रिया भी कहा जाता है। उसके विरुद्ध पल्लवन यानी विस्तार करना। अब यहाँ पर मैंने अर्थ दिया है, आपके सम्मुख है। सुगठित एवं गूढ़ विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन या विस्तारण कहते हैं। अब इसे समझाने के लिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है। जिस प्रकार खेत में बीज अंकुरित होता है, बीज का अंकुरित होने के बाद पौधे में रूपांतर यानी वह पौधे का रूप धारण करता है, उसी प्रकार पौधे में पल्लव का विस्तार होता है। जैसे बीज का विस्तार पल्लव के रूप में होता है, वैसे ही लेखन के क्षेत्र में एक बीज वाक्य का विस्तार पल्लवन के रूप में होता है। फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं और अधिक आसानी से आपको बता देता हूँ पल्लवन यानी क्या। जिस प्रकार खेत में हम बीज बोते हैं यानी बीज होता है, बीज अंकुरित हो जाता है, फिर बाद में उसका पौधा बनता है और तना, उसके लिए तना आ जाता है। तना, उसे मराठी में हम खोड कहते हैं, ये तना। और बाद में पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, पत्ते यानी मराठी में पान, झाडाचं पान। तो यह पल्लव आते हैं। पल्लव देखिए कितने पल्लव होते हैं, कितना विस्तार होता है। उसी प्रकार यानी एक बीज का पल्लव के रूप में इतना विस्तार हो जाता है। उसी प्रकार हिंदी में पल्लवन का अर्थ होता है, कोई एक वाक्य होता है, कोई एक सूक्ति होती है, कोई एक कहावत होती है, कोई एक अच्छा विचार होता है, सुविचार होता है, उसका हम विस्तारित रूप से प्रकटीकरण करते हैं, उसे पल्लवन कहा जाता है। फिर अब यह पल्लवन जो है, पल्लवन के कई बिंदु होते हैं। पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। यानी जो संत महंत है, उनके जो सुविचार है उसे हम सूक्ति कहते हैं। सूक्ति को लेकर, लोकोक्ति को लेकर, कहावतों को लेकर हम क्या करते हैं, उसका विस्तारित रूप या उसका विस्तार हम करते हैं, उसे या उसका हम पल्लवन करते हैं।
पल्लवन के लिए दिए गए सामान्य अर्थ वाले नहीं होते हैं। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें, यानी पल्लवन करते समय एक विशिष्ट शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो, यानी जो भी हम पल्लवन करते हैं, हमारे जो भाव है, जो विचार है, उसे हम अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन वह करते समय हमें उसमें एक क्रमबद्धता रखनी चाहिए। जो भी हम पल्लवन करते हैं उसके वाक्य छोटे छोटे और उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जो हम पल्लवन करते हैं उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और मौलिक होना यहाँ पर अनिवार्य माना जाता है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं है। तो इस प्रकार यह पल्लवन के कई बिंदु है। अब यहाँ पर यह पल्लवन जो है, पल्लवन की जो विशेषताएं हैं, इसमें पहली विशेषता जो है वह है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता यानी मैं यहाँ पर ज़्यादा विस्तारित ये बात बताने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। कल्पना की उड़ान भरकर ही ये जो भी कवि है या साहित्यकार है वह किसी भी विषय को अत्यंत मोहक एवं आकर्षक बना सकता है। उसके लिए कल्पनाशीलता कहा जाता है। मौलिकता शब्द का अर्थ है नवीनता। और जब कोई लेखक अपनी भावानुभूति, विचार और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि में कोई नवीनता लाता है तो उसे मौलिकता कहा जाता है, यानी नवीनता उसमें होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है सृजनात्मकता। अब यह सृजनात्मकता यानी सृजनशीलता के लिए जो भी साहित्य जो है या यह पल्लवन जो है वह सृजनशील है, और यह सृजनशीलता के लिए प्रतिभा और अभ्यास अत्यावश्यक है। बाद में प्रवाहमयता। अब यहाँ पर यानी प्रवाहमयता यानी जो भी हम पल्लवन लिखते हैं उसमें जो हम अपने विचार, भाव, अनुभव हम रखते हैं उसमें एक अबाध गति होनी चाहिए। तो यह प्रवाहमयता उसमें होनी चाहिए। भाषा शैली जो है वह बिल्कुल सुस्पष्ट और जो भाषा हम सरल और सहज ऐसी भाषा होनी चाहिए, और जिसे हम एक लोक भाषा कहते हैं वह लोक भाषा होनी चाहिए ताकि लोग उसका अर्थ जल्द समझ सकें। शब्दों का चयन करते समय लोग ऐसे शब्दों से परिचित होने चाहिए। सहजता जो है, यह सहजता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन भी प्रवाहमय बना रहेगा। साहित्यकार की हर विधा के लिए सहजता अनिवार्य है। तो इस प्रकार यह कल्पना और मौलिकता की रक्षा अगर सहजता से की जाए तो पल्लवन आकर्षक होता है। बाद में स्पष्टता। जो भी हम यह पल्लवन करते हैं उसमें स्पष्टता होना अनिवार्य है, और जो भी भाव विचार हम व्यक्त करने वाले हैं उसमें एक प्रकार की क्रमबद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार के यह 9 प्रकार की विशेषताएं पल्लवन की है। अब हम यह पल्लवन जो है उसे अब हम क्रमशः देखेंगे। यानी एक नाटक के माध्यम से इसे पेश किया गया है। समय प्रातःकाल 11 बजे, स्थान 12वीं कक्षा, यानी 12वीं कक्षा का यह स्थान है। सवेरे के 11 बजे हैं। रंगमंच है। रंगमंच यानी स्टेज, जिसे हम स्टेज कहते हैं। कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं।
आपको मालूम है, जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो देखिए कितना शोरगुल होता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, नटखटपन हमारा जारी रहता है, ये सारी बातें होती रहती है। और ऐसे में ये हिंदी के अध्यापक आपके कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर। अध्यापक नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है, परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? अब यहाँ पर यह कठिन शब्द देखिए, दो ही कठिन शब्द है। आकलन, आकलन का अर्थ है समझना। आपके लिए अभी यह कृति पुस्तिका या कृतियों को लाया गया है, उसमें पहली कृति जो होती है वह आकलन पर होती है, यानी जो गद्य है वह आपको कितना समझा। बाद में अवलोकन, अवलोकन करना। हम कहते हैं ना, मैंने गद्य का अवलोकन कर लिया। अवलोकन करना है ना, देखना। अब यहाँ पर यह अध्यापक जो है वो छात्रों को बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं अब पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, अब हम जो भी प्रश्न पत्र है उसका अवलोकन हम लोगों को करना है। तो एक छात्र जो है रोशन कहता है, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? यानी छात्र और अध्यापक के बीच ये वार्तालाप हो रहा है, वे पूछ रहे हैं कि आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया, किसी बात को लेकर कोई कठिनाई तो नहीं है? प्रतीक क्या कहता है, देखिए सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। तो इस पर अध्यापक कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। अब यहाँ अध्यापक ने कहा तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि सबको यह सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपने उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। इस पर शीतल कहती है, सर आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यावहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। अब ये शीतल जो है, उन्होंने कहा है कि मेरे मन में व्यावहारिक हिंदी को लेकर एक प्रश्न है, उसके बारे में मेरे मन में कठिनाई है। इस पर अध्यापक कहते हैं, मुझे लगता ही था कि व्यावहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। इस पर शीतल कहती है, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा में या दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? अब यहाँ ये शीतल कहती है कि देखिए सर, पल्लवन इस घटकों को लेकर मेरे मन में द्विधा है, और पल्लवन की किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है, इसकी व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, ये कुछ भी मुझे पता नहीं है, मालूम नहीं है। इस पर अध्यापक कहते हैं, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता? प्रतीक, रोशन एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। अध्यापक कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से तात्पर्य है तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? अब यहाँ ये सभी प्रतीक और रोशन जो है, इन यानी ये छात्र जो है सभी ने एक साथ बता दिया कि ये जो पल्लवन ना घटक जो है, इससे हम लोगों का ध्यान हट गया था, और हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप ये पल्लवन जो है उस पर ज़रा प्रकाश डालिए, या पल्लवन क्या होता है उसे समझा दीजिए। फिर अध्यापक कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? तो पल्लवन से तात्पर्य यानी इस विभाग के बारे में आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं, या इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? इस पर रोशन कहता है, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है।
अब रोशन ने कहा कि देखिए मैं तो इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना एक कला है। अध्यापक, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरांश, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? अब यहाँ अध्यापक ने कहा कि देखिए पल्लवन में बहुत कुछ है, प्रत्येक लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी इन सभी को पल्लवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये गौरांश पूछता है कि इतनी क्या ज़रूरत है पल्लवन के बारे में जानकारी रखने की? इस पर अध्यापक उसे समझा देते हैं, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि देखिए पल्लवन ऊपरी तौर पर हम देखते हैं तो बहुत ही आसान, सरल, सीधा लगता है, लेकिन उनकी परिभाषा या उनकी जो विशेषताएं हैं उसे जाने बिना इस कला को आत्मसात करना कठिन है, या उसको जानने के पश्चात ही हम पल्लवन को अच्छी तरह से आत्मसात कर सकते हैं। इस पर रोशन कहता है, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? अध्यापक ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो इस प्रकार यह जो भी पल्लवन है, यानी फिर आगे ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी जो भी है उसे अब हम बाद में देखेंगे।